वेजाइना के पार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कई बार टाइट हो जाती हैं किसी केसेस में, तो कई बार सुनने में आता है कि इंटरकोर्स में मेल फीमेल को दिक्कत होती है, वो क्या रीजन होता है? There are times when you are not probably very comfortable with the partner, so you feel tight. So you have to understand the patient, ask the patient कि अच्छा मैम, क्या ये बात भी सच है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए? but second trimester is a good time, आपने कहा हनीमून पीरियड होता है, वो honeymoon तो एक period तरीके of से। pregnancy. एक सवाल है मैम मेरा कि मसल्स, वेजाइना के पार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कई बार टाइट हो जाती हैं किसी केसेस में, तो कई बार सुनने में आता है कि इंटरकोर्स में मेल फीमेल को दिक्कत होती है, वो क्या रीजन होता है? So there is a term known as vaginismus, जहाँ पे आपकी जो vaginal muscles हैं they are tight. उसमें भी ये होता है कि it's not always pathological, कि मतलब muscles ही tight हैं. Sometimes it's psychological also. There are times when you are not probably very comfortable with the partner, so you feel tight. So you have to understand the patient, ask the patient कि what is the problem, कि आपको psychologically लगता है that you tighten yourself, या फिर जब हम examine करते हैं as doctors we come to know whether it is actually there or not, and there is a treatment. Psychological है तो obviously अपनी psychology ठीक करो, and if it is pathological तो pathological के we have treatments. मैम, कंसीविंग में बीमारियां कितने आड़े आती हैं? जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है और कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? किस तरीके की आती हैं अगर आती हैं तो? देखिए, दो चीज़ होती है, या तो प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट हैव थायराइड इश्यूज़ या डायबिटीज़, और कईयों में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो चीज़ डेवलप होती है. सो अगर प्रेगनेंसी से पहले है तो थायराइड लेवल को कंट्रोल में होना चाहिए, राइट. लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि 2.5 से TSH कम होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़, उसमें भी यही है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में चलना चाहिए. या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है बिकॉज ऑफ दैट, या होती है तो ऑब्वियसली आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, सो वी हैव टू टाइट्रेट द मेडिसिन अकॉर्डिंगली. सो इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि एक गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है, साथ में एक फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, एंड वी मैनेज द पेशेंट टुगेदर. और ओके, इसके अलावा मैम, जैसे कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है पर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट हो रहे हैं और वो ठहर ही नहीं रहा है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, उस केस में क्या करना चाहिए? सो देर इज समथिंग नोन एज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कि हमने सब कुछ टेस्ट करके देख लिया, मेल्स को देख लिया, फीमेल को देख लिया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग. तो एक वर्ड होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, क्योंकि कई कॉजेज ऐसे होते हैं जो ब्लड टेस्ट या टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी वी कांट पिक इट. सो उस केसेस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, वी गो अ स्टेप अहेड. एक प्रोसीजर होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट. हो सकता है हल्का कोई मेल फैक्टर हो, तो हम पेशेंट के हस्बैंड को बोलते हैं कि आप सीमेन अपना दे दो, वील प्रिपेयर इट इन द लैब एंड देन वील पुट इट बैक इन द फीमेल जब ओव्यूलेशन टाइम आएगा. ये सब प्रोसेस तो IVF के थ्रू ही होता होगा ना? ये IVF से एक स्टेप नीचे है. नीचे है, अच्छा, ठीक है. और जिन केसेस में मैम ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में? देर आर केसेस जब ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें भी ये होता है कि या तो ब्लीडिंग किसी बिना किसी रीज़न के हो रही है, लाइक इनिशियली जो होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग. जब एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो वो हल्की सी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. उस केसेस में पेशेंट्स को हमें थोड़ा सा प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट बाहर से देना पड़ता है. कई केसेस में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा मैंने आपको बताया था जो 8 वीक्स में डेवलप होता है, वो नीचे होता है. नीचे एज इन यूट्रस का जो माउथ है उसके जस्ट ऊपर है. सो एनी ट्रॉमा विच कुड जस्ट बी इंटरकोर्स, या कोई भी जर्की ट्रैवल हो गया या कुछ हो गया, वो वहाँ से हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्टार्ट करा सकता है, एंड एट टाइम्स टोरेंशियल हैवी ब्लीडिंग भी कर सकता है. या फिर यूट्रस के माउथ पे कोई इन्फेक्शन हो, दैट कैन ऑल्सो कॉज. सो वो ये कि यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द ब्लीडिंग एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. एक सवाल मैम, क्या नॉर्मल डिलीवरी में वाकई में इतना दर्द होता है कि लोग सी सेक्शन की तरफ जाते हैं? इतना दर्द होता है जिसमें कहते हैं कि It जैसे is- सारे शरीर की हड्डियां टूट गई हों, ऐसा होता है? बोलते तो यही है हाँ, कि इट्स यही लाइक सुन के ब्रेकिंग आए। 206 बोन्स ऑफ योर बॉडी. आई हैवंट एक्सपीरियंस सो आई कांट से, बट दर्द होता होता है. है। पर आजकल तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अवेलेबल है, दैट वी गिव अ लिटिल, मतलब आपकी जो बैक बोन में एक पतली सी हम कैथेटर डालते हैं, थ्रू दैट वी पुट पेन किलर्स. सो आपको क्या फील हो रहा है? यू आर फीलिंग द हैवीनेस, यू आर नॉट फीलिंग द पेन. आपको ये लग रहा है कि हाँ पेट टाइट हो रहा है, हैवी हो रहा है, बट आपको पेन नहीं फील हो रहा. सो वी टेल द पेशेंट कि अब कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, चलो पुश पुश. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेन टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट. अगर बहुत किसी से केस में, पेशेंट्स होते हैं जो आराम से पेन टॉलरेट कर लेते हैं, दे जस्ट डिलीवर नॉर्मली. और अगर कोई पेशेंट पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि फिर तुम पेशेंट खुद ही ऑप्शन बोल देते हैं, वी डोंट सजेस्ट देम. एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट सी करेंगे? देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन हाँ. होगा, राइट. नॉर्मल ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, यू कांट बेयर द पेन्स, देन व्हाई डू यू वांट टू स्ट्रगल?
कहाँ लिखा है कि लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग, उसके साथ भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। सो पेशेंट को फिर बोलेंगे कि द अदर ऑप्शन इज टू गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। अच्छा मैम, क्या ये बात भी सच है कि प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ्स हम बोलते हैं दैट यू शुड अवॉइड, राइट, क्योंकि एज आई सेड कि वो टाइम होता है जब योर एम्ब्रियो हैज जस्ट गॉट इम्प्लांटेड, प्लासेंटा बन रहा है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर इज अ गुड टाइम, आपने कहा हनीमून पीरियड होता है वो हनीमून तो एक पीरियड तरीके ऑफ से। प्रेगनेंसी, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम हो कि या तो प्लासेंटा नीचे है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, पेशेंट को प्रीन्स आते हैं, या फिर देर आर वेरियस रीजन जब हम डॉक्टर्स ही बोल देते हैं दैट प्लीज अवॉइड इंटरकोर्स। ओके, वो केस पे डिपेंड इट करेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन द केस। मैम हमने एग्स की बात की, अभी आपने कहा कि एग्स फ्रीज करा सकती है कोई लड़की या चेकअप करा सकती है, लेकिन अगर कोई मेल आपके पास आए कि भाई मुझे ये दिक्कत है या मुझे कोई सही पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मेरी एज निकले जा रही है, मैं क्या करूं? गेट अ सीमन एनालिसिस, उनको हम ये बोलते हैं 3 days का एब्सटिनेंस रख के ना, गेट अ सीमन एनालिसिस सो दैट वी नो कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। नहीं है सो वी ट्रीट अकॉर्डिंगली। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स हु कम टू अस, कि जिनको अब कीमोथेरेपी स्टार्ट होनी है वो ना, तो उनका भी तो हम सीमन फ्रीज करते हैं। देर आर पेशेंट्स जब वाइफ्स हमारे पास IVF ट्रीटमेंट करा रही हैं बट हस्बैंड्स आर अब्रॉड, दे आर ट्रैवलिंग, वी गेट द सीमन फ्रीज्ड। So there are many options available, but again I will say it's not 100%. एक और सवाल मैम, जैसे एग्स काउंट कम है उसको बढ़ाने के लिए कोई महिला क्या कर सकती है? आईवीएफ की कैसे हेल्प ले सकती है? सो देखिए, अगर एग काउंट कम है तो डेफिनेटली IVF का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा, बिकॉज नेचुरली आई डोंट थिंक सो इट विल नॉट हैपन। सो उसमें ये होता है कि हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट पे डालते हैं, हम उनको वी गिव देम मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड, की कोक्यूज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमने रीज़न देख लिया क्या है, उसको ट्रीट कर दिया, फिर हमने उनको एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इन सब पे डाला। इन पेशेंट्स में बेसिकली ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट साइकिल में ही आपको एग्स मिल जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अंदर कितना है, व्हाट इज़ योर AMH काउंट लाइक। सो उनको हम बोलते हैं कि हम पूलिंग करेंगे। पूलिंग मतलब 2 से 3 साइकिल्स करेंगे, आपके एग्स अच्छा, कलेक्ट करेंगे, एम्ब्रियोज कलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल पुट इट बैक इन यू। अगर वो भी नहीं होता है, इफ दैट ऑल्सो फेल्स, देन द मतलब ऑप्शन अगर इज टू किसी हैव को अ नेचुरली प्रेगनेंसी करनी है, आईवीएफ का सहारा नहीं लेना, पर एग्स काउंट बढ़ाने हैं तो भी वो आईवीएफ के थ्रू बढ़ा सकता है? IVF के थ्रू एग काउंट नहीं बढ़ता है। IVF के थ्रू यही होता है कि जो भी हम इंजेक्शंस देते हैं ना आपको, और उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जो डोरमेंट पड़े हैं, राइट, तो वो कभी वो ग्रो कर जाते हैं, सो वी कैन रिट्रीव दोज एग्स। बट नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपका एग काउंट बढ़ जाएगा। मैम कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो, कोई ऐसा पेशेंट आप बिना नाम लिए भी बता सकती हैं जिसने आपको भी आपके पूरे जर्नी में थोड़ा सा हैरान किया हो, थोड़ा सा आपको याद हो कोई ऐसा केस? रिसेंटली ही आया, मतलब दैट पेशेंट वाज देयर विद मी फॉर 2 years। हैरान तो नहीं किया, बट ये है कि उसकी जर्नी बहुत लंबी थी मेरे साथ। लाइक शी केम टू मी इनफर्टिलिटी के लिए ही आए थे। अल्ट्रासाउंड किया तो ओवरीज में, जो मैंने आपको कहा था, सिस्ट है, एक वर्ड होता है लेमन टर्म में, चॉकलेट सिस्ट। जैसे आप नॉर्मली पीरियड्स आपके बाहर होते हैं, ओवरी के अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का हो जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। नॉट ओनली दी ओवरीज, बट वो आसपास की चीज़ों को भी अफेक्ट करने लग जाती है, लाइक आपकी इंटेस्टाइन चिपक जाती है, आपका पेरिटोनियम पे चीज़ें चिपक जाती है, तो बहुत। सो इट वॉज अ बैड केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। साथ में उसके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स भी थे। सो इस केस में हम पेशेंट को सीधा IVF करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि जब आप इंजेक्शंस देते हो ना, तो आप एग्स निकाल ही नहीं पाते, वो सिस्ट इतनी बड़ी बड़ी होती हैं दैट व्हेन यू पुट अ नीडल तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। उसकी सर्जरी करी, पहले पहले उसका AMH काउंट देखा हमने कितना है, इट वाज ओके। फिर उसकी सर्जरी करी, फिर हमने उसको गैप दिया, फिर हमने उसकी स्टिमुलेशन स्टार्ट किया। सर्जरी भी इट वाज नॉट वन सिटिंग, 2 सिटिंग में सर्जरी करनी पड़ती है, बिकॉज शी हैड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स ऑल्सो। सो काफ़ी टाइम तक वो पेशेंट मेरे पास थी, मैंने उसकी सर्जरी करी, फिर 3 months के बाद फिर सर्जरी करी, फिर उसको स्टिमुलेट किया, राइट, उसके बाद उसके एम्ब्रियोज बने, फिर ट्रांसफ़र किया, देन शी कंसीव्ड इन द थर्ड ट्रांसफ़र, आई बी वेरी ऑनेस्ट, थर्ड टाइम, एंड नाउ शी इज जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी बॉय 2 days बैक। सो वो मेरे पास एक केस है, मतलब रिसेंटली, ऐसे तो बहुत केसेस आए हैं, बट इतने लंबे पीरियड में यू गेट वेरी अटैच टू द राइट। पेशेंट।